ये कि केजरीवाल क्या इस देश के लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर हैं या कानून व्यवस्था से ऊपर? केजरीवाल इस देश के एक नागरिक हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होना कोई इतना बड़ा भूचाल नहीं कि इस देश का लोकतंत्र संकट में आ गया है। उनको 6 से 7 समन भेजे गए। अगर आप ईडी के 7 समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं तो कानूनी स्तर पर लैक कौन कर रहा है? ईडी कर रही है या केजरीवाल कर रहा है? कि किसी व्यक्ति के बारे में कि वो रेस तभी जीतेगा जब वो अकेला दौड़ सकता है। तो इस गिरफ्तारी से आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हैं कि कोई है जो जानता है, जो समझता है कि मैं रेस तभी जीतूंगा जब मैं अकेले दौड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद हुई है। ये बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही थी। कल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम जो डिटेल्स है वो सामने आ गए थे। कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, हेडलाइंस आज की ये होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल देर रात गिरफ्तार किए गए। अब हेडलाइंस बदल चुकी हैं। एक नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब के बार 400 पार। तो उसकी हकीकत क्या है ये भी ये गिरफ्तारी दिखा रही है। अगर कॉन्फिडेंस होता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल कर लेने का, अपने आप सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, तो ये सब चीजें नहीं हो रही होती। मुझे बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे ईडी सीबीआई से डर लगता था। मुझे लगता था कि किसी वक्त भी मुझे जेल हो सकती है। तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त मिला मुझे, उसने मुझसे कहा कि आप भाजपा ट्राई करके देखो। तो जैसे मैंने भाजपा ट्राई की तो मेरा वो डर खत्म हो गया। हालांकि मैं कर नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने मुझे गारंटी दी कि नहीं, अगर आप भाजपा ट्राई करते तो ये फियर खत्म हो जाएगा। तो भाजपा के साथ रहने से आप ईडी और सीबीआई से फ्री रहेंगे, जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उनको देर रात गिरफ्तार कर लिया था और इस समय इस पूरे मामले पर बवाल छिड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब पहुंच रहे हैं, चाहे ऑफिस की बात हो चाहे सीएम आवास की, तो पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है, डिटेन कर ले रही है। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता भी अब हिरासत में लिए जा चुके हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर घोटाला हुआ है तो गिरफ्तारी में दिक्कत क्या है, लेकिन सवाल टाइमिंग का भी है कि इसी समय क्यों गिरफ्तार करवाया गया। इस सारी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है नीरज जी, राघव है। सबसे पहले आपके पास आएंगे सर। एक बार कई लोग तर्क दे रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है, ईडी अपना काम कर रही है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत टाइमिंग को लेकर है, नियत को लेकर है। कल एक बातचीत हो रही थी हमारे बीच अपन न्यूज़ रूम के अंदर ही, जिसमें राघव ने एक बात बोली थी कि किसी व्यक्ति के बारे में कि वो रेस तभी जीतेगा जब वो अकेला दौड़ सकता है। तो इस गिरफ्तारी से आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हैं कि कोई है जो जानता है, जो समझता है कि मैं रेस तभी जीतूंगा जब मैं अकेले दौड़ूंगा, और वो रेस जीतना चाहता है। वो ख्वाहिश या जीतने की वो हवस बहुत तेज़ है। इसीलिए वो ये चाहता है कि जितने भी मुखालिफ हैं, जितने भी लोग हैं जो इस रेस में शामिल हो सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, जो compete कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद हुई है। ये बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही थी। कल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम जो डिटेल्स है वो सामने आ गए थे। कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, हेडलाइंस आज की ये होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल देर रात गिरफ्तार किए गए। अब हेडलाइंस बदल चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किस तरीके से हेडलाइन का इंपैक्ट होता है और किस तरीके से उस इंपैक्ट को आप अपने फेवर में बदल सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसके अलावा और कुछ है नहीं। दूसरी चीज़, एक नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब के बार 400 पार। तो उसकी हकीकत क्या है ये भी ये गिरफ्तारी दिखा रही है। अगर कॉन्फिडेंस होता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल कर लेने का, अपने आप सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती। कि आपने कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, आपने पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद आप तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन पर शिकंजा कस रहे हैं संस्थानों के जरिए। राहुल गांधी बयान देते हैं, उसको आप सांप्रदायिक एंगल दे रहे होते हैं ताकि आप पोलराइज कर सके भीड़ को। अरविंद केजरीवाल, उनको आप गिरफ्तार कर रहे होते हैं। भाई अगर वो आरोपित हैं और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर आपको लगता है कि भाई शराब घोटाले के मामले में अरविंद ने गलत किया है, उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, तो टाइमिंग ये क्यों है? पहले भी तो हो सकती थी। ये बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही है। एकदम से ये हुआ इसलिए है निवेदिता, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं, जो लगातार फैक्ट और रहस्योद्घाटन हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो दब सके और जो चुनाव का पूरा माहौल बन रहा है उसको
कमजोर किया जा सके। अब समझे राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। इस नाते से जो भी पार्टी की रणनीति रहेगी चुनावों को लेकर, वो डिवाइस करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर है आम आदमी पार्टी को लेकर। बाकी तमाम नेता अपने नेता की गैर मौजूदगी में ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप उस स्ट्रेटजी को बिल्ड नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है। डर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपको अनुमान है कि इस बार जो चुनावी बैटल है, चुनावी संघर्ष है, वो केक वॉक नहीं है आपके लिए, क्योंकि 10 साल आप शासन कर चुके हैं। अब आपके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से राजनीति करती आई, खासतौर पर 1990 के दशक से, उन मुद्दों को आप भुना चुके हैं, इनकैश कर चुके हैं। राम मंदिर बन चुका है, 370 हट चुका है। अब वो मुद्दे आपको नया वोटर लाके नहीं दे सकते हैं। जो वोटर आपने ग्रहण कर लिया है उनकी मेंटेनेंस जरूर हो सकती है, तो नया वोटर आप बना नहीं सकते। 10 साल शासन कर चुके हैं, काम के फ्रंट्स पे, रोजगार का मोर्चा, महंगाई का मोर्चा, आप फेल हो चुके हैं। लोगों के एस्पिरेशंस थे जो आपने पूरे नहीं किए, आपके वादे थे जो आपने पूरे नहीं किए। तो अब आपको लड़ना पड़ेगा अपने काम के बिहाफ पे। और विपक्ष का हमेशा एज रहता है, एक विपक्ष का एज ये रहता है कि उनको जवाब नहीं देना होता, उनको सवाल पूछना होता है। यही हमने देखा है डेमोक्रेसी में। लेकिन वो सवाल भी ना पूछ सके, इसलिए उनकी जुबानों को, उनकी आवाजों को दबा दीजिए। ये साजिश जो है ये चल रही है। एक बात के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने शक्ति का एक बयान दिया था कि एक शक्ति है जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। उस शब्द को लेकर नरेंद्र मोदी ने पोलराइज करने की कोशिश की। उन्होंने उसको हिंदुत्व से जोड़ा, हिंदू मिथोलॉजी से जोड़ा। कौन सी शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस बात को और उस शक्ति को एक्सपोज करती है और सबको दिखाती है कि किस शक्ति से लड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और किस शक्ति के खिलाफ पूरा ऑपोजिशन लड़ना चाह रहा है। यह शक्ति है सरकार में शामिल पार्टी की और तमाम संस्थान की, जो लगभग कॉम्प्रोमाइज किए जा चुके हैं, जिनका यूज हो रहा है डेमोक्रेसी को दबाने के लिए, आवाजों को दबाने के लिए। बिल्कुल। राघव, एक चीज़ मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, काफ़ी ट्रेंडिंग भी है और केजरीवाल समर्थक लिख रहे हैं कि इससे पहले जब जेल गए तो सीएम बन के निकले, अब जेल गए हैं तो आएंगे तो पीएम बन जाएंगे। क्या विपक्ष इस पर कुछ माहौल बना सकता है उस तरह का कि हाँ, इनको प्रधानमंत्री हम बना देंगे? विपक्ष के पास क्या मौका है ऐसा? निवेदिता, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नीरज जी की बात पर कुछ टिप्पणी करते हुए इसको शुरू करूंगा। बात यह है कि केजरीवाल क्या इस देश के लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर हैं या कानून व्यवस्था से ऊपर है? केजरीवाल इस देश के एक नागरिक हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होना कोई इतना बड़ा भूचाल नहीं कि इस देश का लोकतंत्र संकट में आ गया है। उनको 6 से 7 समन भेजे गए। अगर आप ईडी के 7 समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं तो कानूनी स्तर पर लैक कौन कर रहा है? ईडी कर रही है या केजरीवाल कर रहे हैं? आपको पहले समन का जवाब देना चाहिए था, दूसरे का देना चाहिए था, तीसरे का मैं कह रहा हूँ आप 5 का नहीं दे पाए। आप 6ठे के बाद 7वें में तो कोर्ट में पेश हो सकते थे ना। जब आप कोर्ट जाएंगे नहीं, ईडी के समन का जवाब नहीं देंगे, ईडी से जो लोग आपके दफ्तर पर आएंगे बात करने, उनको गेट पे खड़ा करके आप मीडिया से तमाशा करवाएंगे, तो ईडी तो एक लॉ के मुताबिक काम करे कि भाई 7 बार हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप नहीं आए, 8वीं बार हमें आपको लेने आना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है। इस कानूनी प्रक्रिया में जहाँ पे केजरीवाल की गलती है, मैं ये बता रहा हूँ कि उनको उन 6 सम्मन्स के दौरान कोर्ट में पेश होना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी, ताकि एक मैसेज जाता कि नहीं, कोर्ट के खिलाफ नहीं, ईडी के खिलाफ नहीं, उस व्यवस्था के खिलाफ है। दूसरा, जो बात नीरज जी कह रहे हैं कि जिस शक्ति की बात हो रही है, वो बहुत सही पॉइंट है। असल में मैं आपको एक बहुत बड़ी बारीक सी बात बताता हूँ ना। इसको ऐसे समझिए कि पहले मुझे बहुत सारी समस्याएं थी, मुझे ईडी सीबीआई से डर लगता था, मुझे लगता था कि किसी वक्त भी मुझे जेल हो सकती है। तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त मिला मुझे, उसने मुझसे कहा कि आप भाजपा ट्राई करके देखो। तो जैसे मैंने भाजपा ट्राई की तो मेरा वो डर खत्म हो गया। हालांकि मैं कर नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने मुझे गारंटी दी कि नहीं, अगर आप भाजपा ट्राई करते तो ये फियर खत्म हो जाएगा। तो भाजपा के साथ रहने से आप ईडी और सीबीआई से फ्री रहेंगे। जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं उनमें से एक गारंटी ये भी है कि अगर आप बीजेपी में रहते हैं तो ईडी सीबीआई आपके पास नहीं आएगी। ये भी मोदी की गारंटी है। वरना आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे व्यापम घोटाला याद है आपको? उससे बड़ा घोटाला आज तक इस देश में हुआ है। शिवराज चौहान के घर आज तक ईडी सीबीआई गई क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वही हेमंत विश्व शर्मा, जिनको मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे, आज वो भाजपा से खेल रहे हैं। तब वो आरोपी थे, आज उनके घर ईडी सीबीआई गई? नहीं गई। शरद पवार के भतीजे, सीबीआई गई? नहीं गई। तो जैसे आप बीजेपी में आते हैं, ईडी और सीबीआई उस सर्किल के अंदर नहीं आ सकती है। मोदी जी मंत्र मार के एक जादुई बबल बनाते हैं, उस बबल के अंदर ईडी सीबीआई नहीं आ पाएगी।
आपका जो सवाल था वो इसलिए ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल हो ना हो पर इस देश में विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो बूम क्रिएट किया है, बनने के बाद किसी भी पार्टी का ग्राफ इतना तेज़ी से ऊपर नहीं चढ़ा। 2 स्टेट में उनके मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पंजाब। गोवा में अच्छा वोट उन्हें मिला था, गुजरात में वो चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में जब से दिल्ली का चुनाव बीजेपी पिछला वाला हारी है, इसको स्टेट इलेक्शन से देखिए, सेंट्रल से मत देखिए, जब से दिल्ली में हारी है बीजेपी, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को पर्सनल टारगेट किया गया कि चलो इनको अब संजय सिंह को टारगेट पे रखो, पहले संजय सिंह को अंदर करो, अब मनीष सिसोदिया को रखो, फिर उनको अंदर करो। धीरे धीरे 1 बाय 1 केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, एक एक करके जब आप पूरी पार्टी अंदर कर दोगे तो बोलने वाला कौन बचेगा? तो जब कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, पार्टी पूरी अंदर होगी। इसी स्थिति में इलेक्शन कराया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। मैं कल भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको लगता है क्या कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। मैंने कल कहा था कि मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि जैसा माहौल बनाया जा रहा है। और अरेस्ट कर दिया गया उनको। अब सवाल ये है कि दिल्ली की सरकार चलाएगा कौन? बहुत पहले मुख्यमंत्री, जब केजरीवाल इससे पहले वाले 5 वर्षीय मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली तो चलाएंगे हम ही। वो उन्होंने साबित किया है कि दिल्ली चलाएगी भारतीय जनता पार्टी, चाहे राज्यपाल चलाएं, चाहे दिल्ली पुलिस चलाए। मुख्यमंत्री यहाँ पर कमज़ोर साबित किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। देश में 2 स्टेट्स के मुख्यमंत्री जेल में हैं। प्रधानमंत्री दनादन रैलियां कर रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग सो रहा है, और आप कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, 400 सीट आने वाली है। कैसे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नीरज जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जो इन्होंने कहा कि ये लॉ ऑर्डर से तो ऊपर है नहीं, उनको जाना चाहिए था कि 7 बार समन आ रहा है, क्यों नहीं गए इसका? और एक ये शुरू में भी कहा जा रहा था कि केजरीवाल चाहते भी हैं कि चुनावों से पहले थोड़ा गिरफ्तारी वगैरह से उनके लिए सिंपैथी का माहौल भी बने। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सिंपैथी का माहौल तो ठीक है, राघव के बातों का जवाब नहीं, राघव ने अपनी बातों का जवाब खुद अपने ही ब्रीफ में दे दिया था कि ईडी का जो पूरा कैरेक्टर रहा है पिछले 8-1 सालों में, किन लोगों पर उसने रेड करी है, जो लोग पावर में हैं, जो लोग सत्ता के पक्ष में हैं, क्या उनके खिलाफ कोई रेड की गई? राघव ने बड़ा क्लियर किया। हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके खिलाफ बड़े जांच चल रहे थे, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप थे, श्वेत पत्र लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जांच बंद हो जाती है। छगन भुजबल से लेकर अजीत पवार तक बहुत तेरे ऐसे नाम हैं निवेदिता, जो भ्रष्ट थे, बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे, एक वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और तमाम भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं। ईडी की कार्रवाई जो है वो बायस्ड है, और इसको डाटा भी बताते हैं, आंकड़े भी बताते हैं। ईडी का कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि ईडी की कार्रवाइयों में दम कितना है दरअसल। और अरविंद केजरीवाल, मैं शुरुआत में जाना चाहूंगा, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, वो पूरा मूवमेंट करप्शन के खिलाफ था। उस मूवमेंट में कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं पर और उस वक्त जो मंत्री लोग थे उन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के। तमाम आरोपों का क्या हुआ नतीजा? तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि माहौल कैसे बनता है, उसमें सत्यता कितनी होती है। अरविंद केजरीवाल जानते थे। राघव कुछ कहना चाह रहे हैं? टोकूंगा नीरज जी, जो चीज़ मैं अंदर से अभी सुन रहा हूँ वो सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी और केंद्रीय चुनाव तक सीमित नहीं है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज, ये वो 5 नाम हैं जो आम आदमी पार्टी चलाते हैं। जो लोग, अगर ये 5 अंदर हैं तो वो जो 60 से ज़्यादा विधायक हैं उनको तोड़ना इतना आसान हो जाएगा कि दिल्ली में ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं। अगर आप 1-8 महीने के भीतर दिल्ली में चुनाव के साथ ही दोबारा चुनाव होते देखें और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, क्योंकि अगर आपका नेता जेल के अंदर है तो आपके विधायकों को तो वैसे ही ऐसे दिल्ली में ट्रीट कर रही है दिल्ली पुलिस, उनको तोड़ लिया जाएगा। आपने 30 विधायक तोड़े नहीं कि आपकी सरकार बन जाएगी। तो ये प्लानिंग ही वही है। देखिए, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे वो अरेस्ट होते हैं, उसके बाद सबसे बड़े नेताओं में से एक सत्येंद्र जैन जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी अगर अरेस्ट हो जाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने किन लोगों को टिकट दिया? बहुत नामचीन लोग तो थे नहीं, है ना। और अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, और जबरदस्त ह्यूज मैंडेट के साथ सफलता अर्जित की।
मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, जो 3 सबसे बड़े नेताओं में से हैं आम आदमी पार्टी के। अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर हो जाते तो पार्टी पर कब्जा करना या विधायकों को तोड़ना, जो बात राघव कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। और शायद इसीलिए बार बार अरविंद केजरीवाल ने, कल जब अरेस्ट हुए उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि मुझे ये गारंटी मिले और इम्प्रिजनमेंट से, मतलब हिरासत में लिए जाने से मुझे प्रोटेक्शन मिले। इस प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही? भाई एक चुनाव लड़ना है आपको, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं आप, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं आप। अगर आपको अभी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और दिख रहा है कि तमाम संस्थानों के थ्रू बायस्ड अप्रोच के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इसीलिए उन समन्स का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया, वरना यह गिरफ्तारी शायद पहले हो सकती थी। और मेरा सवाल तो यह है कि भाई 5-7 समन मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ठुकराए हैं, मतलब जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। 7 समन का जवाब नहीं देने के बाद 8वां समन नहीं आता है, गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी कब होती है? ये कल होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला डाटा जब पूरा विवरण आ चुका होता है। देखिए बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं लगता इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से पड़ेगा आम जनमानस को, क्योंकि आम लोग जो हैं वो रिलेट करेंगे नहीं। सही बात है, चंदा मिलता है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसी को चंदा मिलता है, लेकिन अखबारों का हेडलाइन तो ये बनता ना। और मीडिया का जो मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से देखती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इससे ज्यादा और किसी नजरिए से मैं देख नहीं पा रहा हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो समन्स का जवाब नहीं दिया, ईडी पहले भी कार्रवाई कर सकती थी अगर इतनी ईमानदार कार्रवाई हो रही थी तो। जो टाइमिंग है वो नियत पे सवाल खड़े करती है। और केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं, हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी उस नियत के दायरे में आती है। तमाम लोग जो भ्रष्ट कहे जाते थे वो अब भ्रष्ट नहीं रहे जब वो बीजेपी का दामन पकड़ लेते हैं, ये भी नियत पर सवाल खड़ा करती है। और तमाम चीजें नियत से ही तो जुड़ी हैं। राघव ने जो बात कही, देखिए कोई पार्टी सरकार चला रही है वो इतने लूप होल्स तो छोड़ेगी नहीं कि बेसिक कानूनी दांव पेच में उलझ कर रह जाए। तो मामला सारा नियत का होता है, आप किस नियत से चलाना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान आप कितना भी अच्छा बना लीजिए, अगर नियत ठीक नहीं रही इंप्लीमेंट करने वालों की तो वो संविधान ठीक नहीं साबित होगा। तो मामला केवल और केवल नियत का है। और नियत कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं है आपके कामों का। आपका नियत अगर खराब नहीं हुआ, आप ईमानदारी के साथ चुनाव में अप्रोच करेंगे तो सरकार की ईमानदारी क्या होती है? जब वो चुनाव में जा रही होती है कोई पार्टी जो सरकार में है, तो उसकी ईमानदारी ये कहती है आपने जो वादे किए थे वो कितने वादे आपने पूरे किए। राम मंदिर, धारा 370, इनके अलावा और कोई वादा पूरा होता दिखा नहीं। रोजगार या महंगाई के फ्रंट पर। तो क्योंकि आप ईमानदारी से अप्रोच कर नहीं सकते हैं चुनाव को, तो साम दाम दंड भेद की नीति आप अपना रहे हैं। राघव कुछ कह रहे हैं? एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ूंगा नीरज जी की बात से। ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है, ये सत्ता में रही हर एक पार्टी का यही पैटर्न है। जब आपको लगता है कि आप कहीं पर लैग किए हैं और आपकी सत्ता जा सकती है, उस समय आप वो हर पावर का इस्तेमाल करते हैं जो आपको सत्ता में रहने की वजह से मिली है। और इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रही हैं। उन्होंने राज्यों में बनी हुई सरकारों को भंग किया है। तो मोदी तो सीख रहे हैं कांग्रेस से और वही पलट कर दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या केजरीवाल के पास जब पावर आएगी तो वो ये नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो लाइन ड्रॉ की गई थी पॉलिटिक्स में कि आप अपने अच्छे काम करिए और लोगों को रिझाइए, उनसे वोट मांगने की अपील करिए, हम भी अपने अच्छे काम करेंगे, अपील करेंगे, उस लाइन को मिटा दिया है। और उस लाइन के मिटने का खतरा ये है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में 5000 साल तक सत्ता में रहेगी, 5 साल बाद जाएगी, 10 साल बाद जाएगी। फिर जो लोग सत्ता में आएंगे क्या वो लोग ये नहीं करेंगे? फिर ये जेलें तो ऐसा तो है नहीं कि ये गिरा दी जाएंगी, ये जेलें तब भी खुली रहेंगी। अमित शाह को तब भी कहीं घर में रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब भी उनको इसी देश में रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम प्रवक्ता जो आज विपक्ष के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को टीवी पे बैठ के गाली दे लेते हैं, ये तो पहले नहीं था ना कि कोई इंदिरा गांधी को या सोनिया गांधी को गाली दे रहा हो किसी दूसरी पार्टी का प्रवक्ता। तो ये जो बीजेपी ने किया है, जैसे ये चेंज होगा तो ये पॉलिटिकल वॉर जैसा सिस्टम एक शुरू होगा, क्योंकि आपने इतना दबा दिया है कि जब मौका मिलेगा तो लोग पलट के यही देंगे। और इस देश के लोकतंत्र के लिए और खासकर राजनीतिक पैटर्न के लिए, जिसको कहते हैं ना स्वच्छ राजनीति, जो गांधी करते थे कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारे दरवाजे बैठा हूँ, उसमें कहीं ये नहीं था कि नहीं अब तुम जब मुझे बाहर मिलोगे तो मारूंगा मैं तुमको। तो वो जो बीजेपी ने वो किया है, वो बदला लेने की पॉलिटिक्स, जो बदला लेने की टेंडेंसी, उनको नाम याद रहते हैं। एक बार अमित शाह ने कहा था कि मैं जब जेल गया था तो मुझे नाम याद थे। पी चिदम्बरम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अमित शाह ने उसको प्रूफ किया कि ये मैंने पर्सनल बदला लिया।
और वही चीज़ें अब धीरे धीरे लाइन ड्रॉ करती जाए। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा निवेदिता, 1948 में जब गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उस प्रतिबंध को बाद में हटा दिया गया था। बाबरी डिमोलिशन जब हुआ उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था और फिर उस प्रतिबंध को हटा लिया गया। तो बदले की राजनीति एक स्वाभाविक जो है कैरेक्टर वो हो सकता है किसी व्यक्ति का, लेकिन भारतीय व्यवस्था का जो कैरेक्टरिस्टिक है कम से कम किताबों में, उसूलों में, और जो हमें हमारे फोर फादर्स से मिला, जिन लोगों ने हमें संविधान दिया उनसे मिला, वो बदले की राजनीति नहीं रही है। बदले की राजनीति होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ होता। बदले की 2 सीट वाली पार्टी तो अलग बात है राघव, बदले की राजनीति अगर होती तो आरएसएस तभी का खत्म हो चुका होता। गांधी की हत्या से बड़ा और क्या अपराध करते वो लोग, लेकिन उस वक्त भी प्रतिबंध लगा और छुड़ा दिया गया। बदले की राजनीति होती तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो कानून मंत्री नहीं होते। बदले की राजनीति होती तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट के अंदर नहीं होते। तो हमें क्या सिद्धांत मिले और हम किन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। इंदिरा गांधी का नाम लिया राघव ने, और इमरजेंसी ऑब्वियसली जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं केवल एक लाइन बड़ा आप पासिंग मार्क्स कह लीजिए इसको, बड़े लाइट मूड में मैं कहना चाहता हूं कि पहले के नेता ठीक थे, कहकर इमरजेंसी लगाते थे। बिल्कुल। और इस सारी चीज़ों के बीच में हेडलाइन मैनेजमेंट की भी बात अभी चल रही थी, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आज हिंदी के एक बहुत बड़े अखबार ने राघव हेडलाइन दी है, आखिरकार केजरीवाल गिरफ्तार। जैसे कोई इनामी माफिया था, कोई गुंडा था, पुलिस पीछे पड़ी थी और अब जाकर के 12 देशों की पुलिस के ढूंढने के बाद भारत में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से हेडलाइन चल रही है। हेडलाइन ये भी हो सकती है, केजरीवाल गिरफ्तार इसलिए अब के बार 400 पार। बिल्कुल। देखिए, 400 पार का नारा देना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा करना तो मुश्किल है। और जहां तक बात है, जो तमाम कोशिशें चल रही हैं विपक्ष को तोड़ने की, उससे ये पता चलता है कि 400 का नारा हवा हवाई है। इसीलिए साम दाम भेद के बाद अब दंड वाला भी काम किया जा रहा है और इस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है, घोटाला किए हैं तो फिर क्यों नहीं जेल जाना चाहिए। सवाल जो है वो नियत का है। आप ये देखिए, कह रहे हैं लोग कि ईडी सीबीआई तो पहले भी कहा जाता था कि सरकार के लिए काम करती है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। 2004 से 2014 कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय आप देखिए केवल 60% जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई थी ईडी और सीबीआई की। लेकिन अब की अगर आप बात करें तो ये कार्रवाइयां 95% हो गई हैं, चुन चुन करके। और खासतौर से टाइमिंग चुनावों से पहले के लिए ये खासतौर से ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जा रहा है। पीएमएलए को मजबूत भी शायद इसीलिए किया गया था 2018 में कि आगे 2024 के चुनावों में काम आएगा। खैर, मुझे एक चीज ये भी लगने लगी है कि कहीं ना कहीं भांपने में कमी हो गई भाजपा की तरफ से। उन्हें लगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से शांति थी वो दिल्ली में भी होगी, लेकिन दिल्ली में सड़कों पे आपको माहौल देखना चाहिए। और हाँ, ये माहौल आपको दिखता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।